Hello everyone, most welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता। आज हम काफी दिनों के बाद में ये वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। चलिए, लेकिन आज हम टीजीटी का पेपर लेकर के आए हुए हैं जिसमें कि 125 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आज हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए फिर फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों का पेपर होने वाला है तो इसी वजह से हमने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है। ईच ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स। ओके, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है। यहाँ पर जो पूछा गया है प्रत्येक ग्राम देता है यानी कि कितनी कैलोरी देता है। 4 कैलोरी देता है, 5, 7 या फिर 9 कैलोरी। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो कैलोरी मिलती है वो हमें मिलती है 4 किलो कैलोरी, यानी कि 4 कैलोरी मिलती है। इसी तरीके से 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 कैलोरी मिलती है। ओके, 4 किलो कैलोरी मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 ग्राम फैट की बात करें तो उससे हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है, यानी कि सबसे ज्यादा हमें फैट यानी कि वसा से कैलोरी मिलती है। कितनी? 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम में, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में सेम है 4 किलो कैलोरी। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। नवजात शिशु की हृदय गति होती है, द हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट इज 70 to 90 पर मिनट, 80 to 100, 90 to 110 एंड 120 to 140। तो यहां पर जो राइट आंसर है द हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट वो है 120 to 140 पर मिनट। ओके, 120 से 140 पर मिनट। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं आपको, जैसे देखिए यहाँ पर हिंदी में जो ये क्वेश्चन है उसमें दिया गया है नवजात शिशु। नवजात शिशु का मतलब है न्यूनेटल। ओके, और यहाँ पर इन्फेंट है जो कि आपका 1 से 2 साल तक के बच्चे जो रहते हैं उनको इन्फेंट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो 1 मंथ के बच्चे होते हैं उनको नवजात न्यूनेटल कहा जाता है। ओके, 1 वीक से 1 मंथ तक के। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर नवजात शिशु और यहाँ पर इन्फेंट दिया गया है। तो जो यहाँ पर आंसर है 120 to 140 पर मिनट, ये आपका नवजात शिशु का है, यानी कि न्यूनेटल चाइल्ड का है, जिनका की हार्ट रेट अधिक होता है। ओके, अगर इन्फेंट की बात की जाए तो जनरली इसके जो होते हैं वो 90 to 110 पर मिनट इन्फेंट का होगा। ओके, लेकिन नवजात शिशु की अगर बात करें तो वो 120 से 140 पर मिनट हार्ट रेट होगा। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। बालक का मन एक खाली स्लेट या टैबला रोसा है, यह विचार किसने दिया था। चाइल्ड्स माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट और टैबला रोसा। दिस व्यू वाज पुट फॉरवर्डेड बाय। किसके द्वारा? जॉन लॉकी, फ्रॉबेल, प्लेटो या फिर चार्ल्स डार्विन। तो ये जॉन लॉकी के द्वारा दिया गया था कि जो बालक का मन है वो एक खाली स्लेट, यानी कि इसको टैबला रोसा कहा गया है। अब इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो मन है एक खाली स्लेट होता है, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसका जो मन है वो एक स्लेट की तरह होता है जो कि बिल्कुल ही ब्लैंक होता है। उस पर आप जो भी लिखोगे वही उसके माइंड में फीड होता चला जाएगा। यानी कि बच्चे को बचपन में आप जो भी सिखाते हो, चाहे बिहेवियर की बात हो, एजुकेशन से संबंधित हो, किस तरीके से वो दूसरों के साथ उसको व्यवहार करना है, कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, यानी जो भी चीजें आप उसको सिखाओगे, क्योंकि उसका माइंड जो होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की जैसा होता है। उस पर आप जो भी लिखोगे, जैसा आप सिखाओगे, बच्चा वैसे ही अपने व्यवहार में उस चीज को लेकर के आएगा, वैसा ही वो व्यवहार करेगा। इसी को इन्होंने ये बात कही गई है जॉन लॉकी के द्वारा। इसके बाद में आता है फोर्थ क्वेश्चन। भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ पर यूनिट मास ऑफ यार्न इंडिकेट्स। तो ये है यार्न नंबर, यानी कि धागा संख्या को ये इंडिकेट करता है। फॉर्मूला कह सकते हो आप ये। फिर आता है हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नीड्स बोथ आयरन एंड जिंक
आयरन एंड कैल्शियम, आयरन एंड फॉलिक एसिड, आयरन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन और फॉलिक एसिड दोनों की जरूरत होती है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनको आयरन की भी टेबलेट दी जाती है और फॉलिक एसिड की भी दी जाती है, जिससे कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता रहे, उसकी कमी ना हो। ओके, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन और फॉलिक एसिड दोनों की ही जरूरत होती है। और इनके अगर ये नहीं दिया जाता है, अगर आयरन कमी हो गई या फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो ब्लड कम होगा, जिससे कि उनको एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, चलिए इसके बाद में आता है क्वेश्चन, बाइटॉट्स स्पॉट इज डेफिशिएंसी ऑफ। बाइटॉट स्पॉट कमी है किसकी? आयोडीन की है, विटामिन B6 की है, विटामिन ए की है, या फिर कैल्शियम की है। तो बाइटॉट्स स्पॉट किसकी कमी है? ये विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की कमी की वजह से बाइटॉट स्पॉट होता है, जो कि आप बाइटॉट स्पॉट में क्या होता है कि आंखों से दिखाई कम पड़ता है। तो यहां पर चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा एनीमिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये एनीमिया का क्लासिफिकेशन दिया गया है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमियाज। अब देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, यानी कि कारण के आधार पर दिया गया है। एनीमिया 3 प्रकार के होते हैं, और मार्फोलॉजी यानी कि उसके स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो कारण के हिसाब से जो आपका एनीमिया होता है उसमें एक तो जब ब्लड की कमी हो जाती है उसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, और दूसरा है इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स, यानी कि जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, जब उनका प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो उसकी कमी की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। और तीसरा है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स तो बन रहे हैं लेकिन उनका जो है बहुत अधिक मात्रा में वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और एनीमिया हो जाता है। दूसरा है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है उनके स्ट्रक्चर, यानी कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो अगर नॉर्मल होते हैं, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है अगर वो नॉर्मल होता है तो उसकी वजह से भी, चूंकि आरबीसी तो नॉर्मल है, उनका स्ट्रक्चर नॉर्मल है, लेकिन फिर भी जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसके वजह से भी एनीमिया हो जाता है। माइक्रोसाइटिक का मतलब है अगर आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि आरबीसी जो सेल्स हैं अगर वो छोटी हो जाती, जितनी नॉर्मल साइज होती है अगर उससे छोटी हो जाती हैं, तब भी जो है एनीमिया हो सकता है। और मैक्रोसाइटिक का मतलब है, मैक्रो मीन्स बड़ा, यानी कि जितने नॉर्मल साइज होती है आरबीसी की, जब उससे वो उसकी साइज बड़ी हो जाती है तो उसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन क्लिनिकल पिक्चर जो डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से पता चलता है कि आयरन की कमी हो जाएगी। मेगालोब्लास्टिक की एनीमिया का मतलब है यहां पर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ठीक है, पर्नीसियस एनीमिया में भी विटामिन B12 की कमी होती है, यानी कि दोनों में ही विटामिन B12 की कमी होती है, लेकिन क्या होता है पर्नीसियस एनीमिया में जो विटामिन B12 की कमी होती है उसका रीजन कुछ और होता है। और इसमें मेगालोप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, डायरेक्ट जो है विटामिन B12 से इसका संबंध होता है। ओके, फिर हेमरेजिक एनीमिया में यानी कि ब्लड लॉस बहुत अधिक होता है, हेमरेज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, बहुत अधिक ब्लड निकल जाता है। फिर आता है हीमोलिटिक एनीमिया, इसमें थैलेसीमिया आता है। और सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल आपने अगर पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है बताते हैं कि जो नेल्स होते हैं उसका जो शेप होता है वो जो है स्पून के जैसा हो जाता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में। और जो ए प्लास्टिक एनीमिया होता है इसमें क्या होता है, खून बनता ही नहीं है ए प्लास्टिक एनीमिया में। ओके, तो खून जब नहीं बनेगा तभी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा। इसके बाद में आता है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर देखिए जो ये दिया गया है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है विटामिन ए डेफिशिएंसी का। और इसमें साथ साथ में एज ग्रुप्स भी दिए गए हैं जो कि मोस्टली अफेक्टेड होते हैं, यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो प्रभावित होते हैं उनका एज ग्रुप भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ग्रेड्स दिए गए हैं जीरोप्थैल्मिया, यानी कि जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है अगर उसको कहा जाए तो उसको जीरोप्थैल्मिया बोला जाता है। अब उसके यहाँ पर अलग अलग ग्रेड्स दिए गए हैं।
यहाँ पर पीक एज ग्रुप दिया गया है ईयर्स में, और टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी दी गई है, ठीक है, और ये ग्रेड्स हैं। यहाँ पर जो XN है, X1A है, ये ग्रेडिंग है, ठीक है। अब नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि पहले या तो रात्रि के समय कम दिखाई देने लगता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा अंधेरा होता है तो उस टाइम पर कम दिखाई देने लगता है, यानी जैसे ही उजाले से अंधेरे में आते हैं तो कम दिखाई देने लगता है, इसी वजह से इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इसमें ये स्टार्टिंग होती है विटामिन ए डिफिशिएंसी की, ठीक है। तो ये एज ग्रुप दिया गया 2 से 6 साल में, ये पीक एज ग्रुप होता है 2 से 6 साल, और एडल्ट वीमेन में भी देखा गया। टाइप्स ऑफ डिफिशिएंसी की बात करें, लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब लंबे समय तक चलता है, लेकिन इसकी वजह से ब्लाइंडिंग यानी कि अंधापन नहीं होता है, ये सही हो सकता है। दूसरा है कंजक्टाइवल जीरोसिस, यानी कि पहले तो कम दिखना स्टार्ट होता है, उसके बाद में क्या होता है कंजक्टाइवा, यानी कि जो हमारे आंखों का जो व्हाइट पार्ट है, ठीक है, उसको कंजक्टाइवा बोलते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है हमारा कंजक्टाइवा प्रभावित होता है, जिसे कि कंजक्टाइवल जीरोसिस कहते हैं। और कंजक्टाइवा जैसे आप नॉर्मली देखोगे तो क्या होता है, जो हमारा कंजक्टाइवा होता है वो ग्लॉसी चमकता रहता है, लेकिन जब कंजक्टाइवल जीरोसिस होता है तो वो ड्राई होने लगता है, ठीक है। ये इसका जो पीक एज ग्रुप है 3 से 6 साल है, ये भी लंबे समय तक चलता है, लेकिन इसकी वजह से भी नॉट ब्लाइंडिंग यानी कि अंधापन नहीं होता है अगर इसका ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। फिर उसके बाद बाइटॉट्स स्पॉट होते हैं, यानी जो कंजक्टाइवा होता है उस पर क्या होते हैं छोटे छोटे स्पॉट पड़ने लगते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं। ये 3 से 6 साल सेम है, ठीक है, ये भी सेम है। फिर कॉर्नियल जीरोसिस, अब इसके बाद कंजक्टाइवा अगर इस स्टेज में अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता है तो ये और फैल करके हमारी आंखों की कॉर्निया तक पहुंच जाता है। जो ब्लैक व्हाइट के अंदर जो ब्लैक पार्ट दिखाई देता है वो कॉर्निया होती है हमारी। कॉर्निया प्रभावित होता है, वो भी ड्राई होने लगता है। इसका जो पीक एज ग्रुप 1 से 4 साल है, ये एक्यूट डेफिशिएंसी होती है और कैन बी ब्लाइंडिंग यानी कि अंधापन हो सकता है क्योंकि कॉर्निया अफेक्टेड होती है। इसके बाद में ये और ज्यादा एडवांस होता है तो कॉर्नियल अल्सर हो जाता है। अब देखिए अल्सर में भी 2 दिया गया है, एक ये एक इधर है, यानी कि कॉर्निया का जो 1/3 पार्ट है उससे अगर कम प्रभावित होता है, उससे कम में अगर अल्सर है तो फिर उसको यहाँ पर X3A ग्रेड दिया गया है। 1 से 4 साल इसका पीक एज पीरियड होता है। ये सीवियर एक्यूट डेफिशिएंसी होता है, इसमें ब्लाइंडिंग हो जाती है। और अगर मान लीजिए कॉर्निया में जो अल्सर है अगर यानी कि उसका जो 1/3 पार्ट है प्रभावित है उसमें अल्सर है, या फिर 1/3 पार्ट से अधिक भाग जो है के मतलब 1/3 पार्ट जो कॉर्निया का है उससे अधिक भाग में अगर अल्सर हो गया है तो फिर जो है उसको केराटोमलेशिया बोलते हैं, ठीक है। ये भी एज ग्रुप सेम है और टाइप्स भी सेम है। इसके बाद में क्या होता है कि केराटोमलेशिया है, अगर मान लीजिए इसका ट्रीटमेंट करवाया गया सही हो गया तो उसके बाद में क्या होता है कुछ स्कैर रह जाते हैं कॉर्निया में, यानी कि आप कैसे तो निशान रह जाते हैं, ठीक। इसका जो पीक एज ग्रुप है मोर देन 2 इयर्स है। और इसमें कहा गया कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन, यानी कि ब्लाइंडिंग तो इसमें नहीं होती अंधापन, क्योंकि अब तो जो केराटोमलेशिया था अल्सर था वो सही हो गया है, बस उसके निशान रह गए हैं, लेकिन इसके जो कॉर्नियल अल्सरेशन हुआ था उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन जो कि WHO के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर आता है प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है, वन ऑफ द टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन इन एक्सटेंशन एजुकेशन इज रिसर्च स्टडी, क्रेडिबिलिटी, कम्युनिकेशन चैनल या फिर रिकॉर्ड्स। तो वन ऑफ द टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है, वो क्या है, वो है आपका यहां पर अगर हम बात करें तो वो है रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो राइट आंसर है वो है रिकॉर्ड्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए रिसर्च स्टडी से क्या होता है मूल्यांकन नहीं होता बल्कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ कोई समस्या होती है उस पर हम रिसर्च करते हैं। क्रेडिबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता, और कम्युनिकेशन चैनल ये तो संचार का माध्यम होता है। तो जो हमारे पास पहले से रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, उनका यूज करके हम जो है प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन करते हैं, यानी कि इवेल्युएशन करते हैं। जो पहले से रिकॉर्ड है उन्हीं के बेसिस पर जो है क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या चीजें अभी हो रही हैं, तो उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो रिकॉर्ड्स इसमें मदद करते हैं, ये एक टूल्स होता है। फिर आता है सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है, वन ऑफ द बेस्ट वाइटल इंडिकेटर्स इज।
क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो कि 0 से 5 ईयर्स होता है। तो बेस्ट वाइटल इंडिकेटर की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी कि बाल मृत्यु दर, जिसमें कि सबसे अधिक बच्चे आते हैं 0 से 5 साल के बच्चे। ओके, इसी वजह से महत्वपूर्ण होता है। फिर है ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन इज एसेंशियल फैटी एसिड है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है या फिर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो ट्रिप्टोफैन है ये आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ओके, यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल है। फिर आते हैं 10वें क्वेश्चन पर, प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। लास्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अटेंशन, सेटिस्फैक्शन, एक्शन या फिर नन ऑफ द एबव। तो जो लास्ट स्टेप होता है प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण वो है आपका सेटिस्फैक्शन यानी कि संतोष। चलिए उसको देख लेते हैं। यहां पर ये देखिए, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 चरण होते हैं स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, जो कि विल्सन एंड गैलप के द्वारा 1955 में दिया गया था। ये 5 चरण होते हैं प्रसार शिक्षा के। ठीक है, सबसे पहले होता है अटेंशन, ये पहला है। दूसरा इंटरेस्ट है, तीसरा है डिजायर, चौथा है कन्विक्शन, पांचवा है एक्शन और छठा है सेटिस्फैक्शन। ओके, तो इसमें देखिए 6 चरण है प्रसार शिक्षा के, जो कि विल्सन एंड गैलप के द्वारा दिया गया है 1955 में। सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम एक्सटेंशन टीचिंग करते हैं यानी प्रसार शिक्षा देते हैं तो उसमें क्या सबसे पहला जो स्टेप होता है अटेंशन, यानी कि हमारा ध्यान उस पर आकर्षित होता है। ठीक है, जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो उसमें हमारी रुचि भी बढ़ती है, इंटरेस्ट हमारा जागृत होता है, और जब हमारी रुचि बढ़ती है तो फिर हमारी इच्छा होती है, हमारे अंदर से एक डिजायर आती है उस चीज को करने की। जब तक हमारी किसी चीज में रुचि नहीं होगी, हमारी इच्छा उसके प्रति नहीं होगी कि हम उस समस्या को सॉल्व करें या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट तभी आएगा जब हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो जब ध्यान देते हैं तो हमारी रुचि बढ़ती है, और रुचि बढ़ती है तो हमारी इच्छा जागृत होती है, और जब हमारी इच्छा होती है तो धीरे धीरे हमारा क्या होता है कन्विक्शन यानी कि दृढ़ विश्वास हमारे अंदर आता है उस चीज को करने के लिए। ठीक है, उस समस्या को हल करने का। फिर हम उस चीज को एक्शन में लेकर के आते हैं, जब हमारा विश्वास स्टैब्लिश हो जाता है तो फिर क्या होता है हम उसको एक्शन में लेकर के आते हैं, यानी कि उस पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। और जब हम काम करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है, यानी कि परिणाम प्राप्त होता है, जिससे कि हमें संतोष मिलता है, यानी कि हम उससे सेटिस्फाइड होते हैं। ओके, तो ये है चरण। तो जिसमें अटेंशन क्या था, ये पहला चरण था, और सेटिस्फैक्शन जो है ये हमारा छठवां चरण यानी कि लास्ट है। फिर है 11वां क्वेश्चन है कि डैश रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। पर्सन हैविंग डैश ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर का मतलब है सार्वभौमिक दाता कौन कहलाता है, तो वो है ओ ब्लड ग्रुप। अब देखिए इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपल सा ब्लड ग्रुप दिया गया है, प्लस और माइनस नहीं दिया, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि हमें थोड़ा सा घुमा सकता है, तो आपको डिटेल में इसको जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर रक्तदाता और रक्तग्राही के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो रक्त के प्रकार होते हैं, अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव की ना बात करें तो 4 होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और चौथा है ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव आते हैं, तो टोटल हमारे 8 ब्लड ग्रुप हो गए, रक्त समूह। अब यहाँ पर जो सर्वदाता की बात हो रही है, यानी कि जो ओ पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा ओ पॉजिटिव है, तो ये रक्त दे सकता है किसको, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं, यानी कि ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। यानी कि जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वो सिर्फ चारों ब्लड ग्रुप के जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उन्हीं को रक्त दे सकता है। और किससे ले सकता है, दोनों से, यानी कि ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव दोनों से ले सकता है। बस सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। ओके, लेकिन जो ओ निगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है ब्लड, यानी कि चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। कहने का मतलब है
ओ पॉजिटिव और नेगेटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि सभी को, एवरीवन, यानी कि हर एक व्यक्ति को दे सकता है वो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, लेकिन ले सकता है किससे? सिर्फ ओ नेगेटिव वाले से ले सकता है। ओके, अब यहां पर आता है एक चीज और आता है कि कौन सा ऐसा सार्वभौमिक ग्राही है, रक्तग्राही है। तो ए बी पॉजिटिव जो है, ठीक है, ये जो है किसको दे सकता है? सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? सभी से ले सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, सभी से ये रक्त ले सकता है। लेकिन जो ए बी निगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव को दे सकता है, लेकिन सिर्फ ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव और ओ निगेटिव, यानी कि सिर्फ निगेटिव वाले से ब्लड ले सकता है, यानी कि सभी से नहीं ले सकता है। जो ए बी पॉजिटिव है ये सभी से रक्त ले सकता है, यानी कि अगर पॉजिटिव निगेटिव में अगर पूछा जाता है तो सार्वभौमिक रक्तग्राही कहलाएगा आपका ए बी पॉजिटिव, लेकिन अगर सार्वभौमिक रक्तदाता की बात आती है तो ओ निगेटिव होगा, क्योंकि ओ निगेटिव जो है ये सभी को दे सकता है। ओके, तो ये चार्ट आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन में आ जाता है देन आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप दिया गया है, लेकिन अगर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दे दिया जाएगा देन आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है। चलिए, अब आता है 12वां क्वेश्चन। बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का कितना गुना हो जाता है? चाइल्ड्स वेट बिकम्स डैश टाइम्स ऑफ बर्थ वेट बाय द टाइम चाइल्ड इज 1 ईयर ओल्ड। यानी जब बच्चा 1 साल का होता है तो अपने बर्थ वेट का कितना गुना हो जाता है? तो ये आपने पढ़ा होगा, ये आपका 3 गुना हो जाता है। यानी जब बच्चा 1 साल का होता है तो अपने बर्थ वेट का वो 3 गुना हो जाता है, ठीक है। और जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो 4 गुना हो जाता है, और जब वो 5 साल का होता है तो वो टाइम बर्थ वेट बाय द टाइम चाइल्ड इज 1 ईयर ओल्ड। हाँ, जब 1 साल का बच्चा होता है तो अपने बर्थ वेट का 3 गुना हो जाता है, ठीक है। और जब वो 1 साल के बाद जब 2 साल का होता है तो 4 गुना हो जाता है, और जब बच्चा 3 साल का होता है तो अपने वो बर्थ वेट का 5 गुना हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1 साल पर 1 ईयर पर 3 गुना, ओके, 2 ईयर पर 4 गुना और 3 ईयर पर 5 गुना। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन है कि एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुष्ट आहारीय आवश्यकता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ एनर्जी फॉर एन एडल्ट सेडेंटरी वीमेन। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, ये चूंकि पुराना पेपर है तो इसमें 2010 का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको ओके आपको हम चार्ट दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पर विजिबल होगा। तो यहाँ पर पूछा गया सेडेंटरी वीमेन का पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर समरी ऑफ EAR फॉर इंडियंस है, ओके। तो देखिए जो RDA दिया गया है उसमें एक RDA करके जो है चार्ट दिया गया है और एक EAR करके दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है वो है सेडेंटरी विमेन, ओके। तो ये यहाँ पर देखिए आप विमेन दिया गया है, सेडेंटरी, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो होगा यहाँ पर 1660, यानी कि एनर्जी जो होगी सेडेंटरी विमेन की वो 1660 होगी। ये 2020 के RDA के हिसाब से है, ओके। इस चार्ट से, क्योंकि जो हमारा RDA दिया गया है उसमें एनर्जी नहीं दी गई है, तो जो यहाँ पर दूसरा चार्ट दिया गया है वहां से हम इसकी एनर्जी देख लेंगे, ठीक है। 1660 सेडेंटरी वीमेन का जो एनर्जी होगी वो किलो कैलोरी पर डे होगी। तो यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पूछा गया RDA ऑफ एनर्जी फॉर एन एडल्ट सेडेंटरी वीमेन कितना था? 1660 किलो कैलोरी,
ठीक है, ये चूंकि पुराना है तो इसमें पुराने ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो 2020 के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होगी वो 1660 है। तो आप जब भी आरडीए पढ़िएगा तो 2020 के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, क्योंकि उसी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आरडीए के। अब आता है 14 क्वेश्चन, यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप पहनेंगी। इफ यू आर शॉर्ट एंड स्टाउट एंड वांट टू अपीयर टॉल एंड स्लेंडर यू मे वियर। चुन्नटदार स्कर्ट एंड ब्लाउज पहनेंगे, चौड़ी प्लेट युक्त स्कर्ट एंड ब्लाउज पहनेंगे, पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो, या फिर पूर्ण लंबाई का परिधान छोटी जैकेट के साथ। तो आप कैसा, अगर आप छोटे हैं और मोटे हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप कैसा ड्रेस पहनेंगे। ओके, यहाँ पर पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि पूर्ण लंबाई का परिधान पहनेंगे जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो, फुल लेंथ ड्रेस कट ऑन अ प्रिंसेस लाइन। तो ये ड्रेस कैसी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ये ए लाइन ड्रेस है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये प्रिंसेस सीम लाइन है जो कि दिखाया गया है प्रिंसेस कट लाइन होती है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर आती है, ठीक है, ये प्रिंसेस कट लाइन होती है, इसकी ड्रेस इस तरीके की होती है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर आप छोटे हो और मोटे हो तो आप जो है लंबे और पतले दिखने के लिए इस टाइप के ड्रेस पहनोगे, जो कि यहाँ पर देख रहे हो आप बिल्कुल फिटिंग का है, और नीचे आने पर ये थोड़ा सा इसमें फ्लेयर्स आ जाते हैं, घेर आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लंबाई भी ज्यादा दिखती है और पतले दिखते हैं। तो ये होती है फुल लेंथ ड्रेस कट ऑन अ प्रिंसेस लाइन, इसी को बोलते हैं। फिर है 15 क्वेश्चन, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने। साइकोसेक्सुअल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय सिगमंड फ्रॉयड, एरिक्सन, लेविन या फिर पियाजे। तो साइकोसेक्सुअल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो जो मनोलैंगिक सिद्धांत है ये दिया गया है सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया है। ओके, हाँ ठीक है, ये सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया। एरिक एरिक्सन को आपको पता है, इन्होंने साइको सोशल थियरी दी हुई है, मनोसामाजिक सिद्धांत, सॉरी, ठीक है। और अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे की आप लोग जानते हो, इन्होंने कॉग्निटिव थियरी दी है। और जो लेविन है, पियाजे ने यहाँ पर कॉग्निटिव थियरी दी है। और लेविन की बात करें तो इनका पूरा नाम कर्ट लेविन है, कर्ट लेविन या कर्ट लेविन आप बोल सकते हो, पूरा नाम है इनका। और इन्होंने क्षेत्र अधिगम सिद्धांत यानी कि फील्ड थियरी दी है, फील्ड थियरी इनके द्वारा दी गई है। कब दी गई है, 1917 में, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्र अधिगम सिद्धांत। और ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि जर्मन के थे। और इन्होंने जो है 4 चीजें बताई थी अपने फील्ड थियरी में। एक तो संगठनात्मक इन्होंने जो है, इनको जो जर्मन मनोवैज्ञानिक यानी कि कर्ट लेविन है, इनको और नामों से भी जाना जाता है, यानी कि इनको संगठनात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक कहते हैं, समूह गतिशीलता का प्रतिपादक कहते हैं, संज्ञानवादी गेस्टाल्टवादी कहते हैं, क्योंकि ये जो गेस्टाल्टवादी थे उनके पक्ष में थे। और सामाजिक मनोविज्ञान का प्रतिपादक भी इनको बोलते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 16वां क्वेश्चन है कि 5 ग्राम प्रोटीन देगा, 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन विल फर्निश 18 किलो कैलोरी, 20, 25 या फिर 45। तो 5 ग्राम प्रोटीन, देखिए अभी सबसे पहला क्वेश्चन था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी किलो कैलोरी मिलती है। तो हमने बताया था उस टाइम पर कि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है दोनों के ही 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी मिलती है। तो 5 ग्राम से भी, यानी 1 ग्राम प्रोटीन से 4 ग्राम मिलेगी, तो 5 ग्राम, तो 5 × 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20 किलो कैलोरी जो है 5 ग्राम प्रोटीन से मिलेगी। ओके, तो सिंपल सा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 17वां क्वेश्चन है, बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण किसकी कमी है। रिकेट्स इज डिजीज ऑफ चिल्ड्रन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डी, ई या फिर के। तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से आप जानते हो, अभी हमने पढ़ा विटामिन ए डेफिशिएंसी वाइट आउट स्पॉट था, यानी कि आंखों की प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम हो जाती है। ई की कमी से स्टेलिटी यानी बांझपन हो जाता है, इस वजह से इसको एंटी स्टेलिटी विटामिन बोलते हैं, विटामिन ई को। और विटामिन के जो होता है ये ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है, यानी कि इसको कोगुलेटिंग विटामिन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, ओके, विटामिन ई।
यानी कि ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, विटामिन के। फिर है परिधान में क्षैतिज रेखाएं जचेंगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस इन गारमेंट्स विल सूट थिन वुमेन, टॉल एंड ओबीज वुमेन, ओबीज या फिर नन ऑफ द अबव। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्षैतिज, ऐसी, हॉरिजॉन्टल। ओके, सॉरी, नहीं ये नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो लाइन होती है इसको वर्टिकल बोलते हैं, और ये है हॉरिजॉन्टल। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ऐसी जो पड़ी रेखा कह सकते हैं हम इसको, ये थिन वुमेन के लिए ज्यादा सही रहेगा। जो पतली स्त्री है उस पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन सही रहेगा। पतली स्त्री अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ड्रेस पहनेगी तो थोड़ी सी वो मोटे यानी कि हेल्दी दिखाई देगी। लेकिन टॉल भी पहन सकती है, ठीक है, लेकिन इसमें ओबीज दिया गया है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। ओबीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ओबीज अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की ड्रेस पहनेगी तो और ओबीज लगेगी और मोटी लगेगी। ओके, यानी कि ओबीज जो विमेन है उसको वर्टिकल लाइन की ड्रेस पहननी चाहिए। फिर है 19 क्वेश्चन है, मॉयरिंग निर्मित होती है। मॉयरिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाई कलर, मॉइस्चर, हीट एंड प्रेशर, हॉट रोलर्स या फिर केमिकल्स। तो जो मॉयरिंग होती है वो आपके हॉट रोलर के द्वारा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हॉट रोलर्स। अब मॉयरिंग होता क्या है? ये जो है इसको कहते हैं इज अ टेक्सटाइल विद अ वेवी यानी कि वाटर्ड अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम सिल्क बट ऑल्सो ऊल, कॉटन एंड रेयन। यानी कि जो मॉयरिंग होती है इसमें जो पैटर्न होता है उसमें लहरदार, जैसे पानी की लहर होती है, ठीक है, वैसा ही अपीयरेंस यानी कि कपड़े पर वैसा ही दिखाई पड़ता है, लहर के जैसा। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा मॉयरिंग होती क्या है। अच्छा, यहाँ पर कट लेविन का है, चलिए उसको हम बंद बताते हैं। मॉयर इफेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये थोड़ी सी आपको दिख रहा है जो अपीयरेंस है कैसा है, ये लहर के जैसा, जैसे पानी की लहर होती है वैसा ही ये अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है। वेवी, वेव यानी कि लहर के जैसा आ रहा है, और ये स्पेशली सिल्क के कपड़ों में होता है, लेकिन ये ऊल, कॉटन और रेयन के भी कपड़ों में इनका यूज किया जाता है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये ड्रेस है, लहर जैसा अपीयरेंस आ रहा है, वाटर्ड लाइक या फिर वेवी अपीयरेंस होता है, इसको मॉयर इफेक्ट बोलते हैं हम। और इसमें जो फिनिशिंग यूज की जाती है यानी कि परिसज्जा, परिष्कृति हम बोल रहे हैं, जो टेक्निक यूज की जाती है वो है कैलेंडरिंग। जो कैलेंडरिंग होती है, जैसे आप घरों में प्रेस करते हो कपड़ों को, तो क्या होता है प्रेस को गर्म करके तब आप कपड़े को प्रेस करते हो, वैसे ही जो बड़े बड़े कारखानों में, मिलों में जो कपड़ों को प्रेस किया जाता है हम कह सकते हैं, तो उसमें जो है कैलेंडरिंग उसको बोलते हैं। जब बहुत अधिक मात्रा में होता है तो वहां पर रोलर्स का, हॉट रोलर का यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से जो मोयर है उसमें कैलेंडरिंग का यूज किया जाता है, और कैलेंडरिंग के लिए हॉट रोलर्स का यूज किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हॉट रोलर होगा। और इसमें जो सिल्क, ये जो कपड़ा आप देख रहे हो, जैसे सिल्क में जब मोयर इफेक्ट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर्ड सिल्क, यानी कि ऐसे जो कपड़े होते हैं उनको वाटर्ड सिल्क कहा जाता है, वाटर्ड सिल्क, जब सिल्क पर इस तरीके का मोयर इफेक्ट दिया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन है, निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है। इन प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस मोटर डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू चेस्ट, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी या फिर फ्रॉम चेस्ट टू टो। तो प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस पूछा गया है यानी निकट दूर क्रम, तो ये होगा सेंटर टू पेरिफेरी, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर। ओके, यानी कि पहले हमारा जो बॉडी होती है उसके जो बीच के भाग होते हैं, यानी कि पहले हमारे सोल्जर्स चेस्ट डेवलप होते हैं, सोल्जर्स के बाद में हमारे हैंड के बाद में हमारे हाथों की जो अंगुलियां हैं उनका डेवलपमेंट होता है। और सिफेलोकॉर्डल जो प्रिंसिपल होता है, ये जो प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस है ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल के अंदर में आता है। तो इसमें जो होता है एक सिफेलोकॉर्डल
जो प्रिंसिपल होता है उसके अंदर में आपका हेड टू टो आता है। सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, ठीक है। ये हेड टू टो यानी कि सिर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर डेवलपमेंट होता है। यानी कि पहले हमारा सबसे पहले किसका विकास होता है, हमारे सिर का विकास होता है, उसके बाद में हमारे धड़ का, उसके बाद में हमारे पैरों का, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलता है। और प्रोजिमोडिस्टल में अंदर से बाहर की ओर, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी चलता है, केंद्र से परिधि की ओर, सॉरी। फिर आता है 21 क्वेश्चन, पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। अकॉर्डिंग टू पार्कर, मोटिवेटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर कंफर्ट, हेल्थ, प्ले, लव, डिजायर फॉर नॉलेज, एम्बिशन, ऑल ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। पार्कर की जो मोटिवेटिंग वैल्यूज हैं, यानी कि मानव व्यवहार की जो प्रेरणात्मक मूल्य हैं, वो कौन कौन से हैं, तो ये सारे ही हैं पार्कर के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है पार्कर का जो वैल्यूज का क्लासिफिकेशन है, वो यहाँ पर इन्होंने इतनी सारी वैल्यूज बताई हुई है, ठीक है। बायोलॉजिकल वैल्यूज, इकोनॉमिकल वैल्यूज, अफेक्टिव वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, मोरल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज। तो इतने सारे वैल्यूज हैं जो कि पार्कर के द्वारा बताए गए हैं, और इन सब के अंदर में ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर है 22 क्वेश्चन है, केक बनाने की क्रिया, आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ केक मेकिंग द फ्लोर इज सिफ्टेड 2 और 3 टाइम्स टू। किस लिए ऐसा किया जाता है, उपस्थित रेशों को हटाने के लिए, आटे का स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, भली भांत वायु के प्रवेश के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन द प्रोसेस ऑफ केक मेकिंग द फ्लोर इज सिफ्टेड 2 और 3 टाइम्स, ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि टू इनकॉर्पोरेट एयर वेल, भली भांत वायु के प्रवेश के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रिमूव एनी फाइबर प्रेजेंट, तो ये भी होता है, जो हम आटे को चालते हैं यानी कि छानते हैं छलनी से, तो उससे फाइबर कंटेंट भी निकल जाता है, रेशे भी हट जाते हैं, फ्लोर क्लीन भी हो जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इन तीनों सब में से सबसे बेस्ट आंसर पूछा जाए तो वो हो जाएगा टू इनकॉर्पोरेट एयरवेल, यानी कि भली भांत वायु के प्रवेश के लिए। क्योंकि जब आटे को हम छानते हैं तो क्या होता है, जो आटे जैसे कि इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या होते हैं, वो चालने पर क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आटे इकट्ठे होंगे, यानी कि जैसे क्या होता है ना कि ऐसे इकट्ठा हो जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, जिससे बॉल्स जैसे बन जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे में आटे, ठीक है। तो अगर हम उनको चालेंगे नहीं, ऐसे ही अगर हम मान लो उसको केक बनाने के लिए उसको फेंट देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें जो एयर है वो भली भांति प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको चालते हैं तो वो क्या होते हैं, जो आटे जिनकी गोलियां बन गई हैं, तो वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। टूट जाते हैं तो उसमें अब जब जो आटा है वो टूट गया है, यानी कि, तो अब उसमें क्या होता है, जब उसको चालते हैं तो उसमें एयर अंदर प्रवेश कर जाती है, और जब एयर अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है आटे का, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो केक बनता है उसमें जो स्पॉन्जीनेस है वो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी मदद करता है। तो बेस्ट आंसर आपका यही होगा, भली भांति वायु के प्रवेश के लिए। अगर ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर आंसर होता तो आप ऑल ऑफ द एबव भी लगा सकते थे। 23 क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इनेबल एक्सटेंशन वर्कर, लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में, या फिर ये सभी। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। जो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत वो प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं ये सारी चीजों को करने के लिए। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है? Which of the following audio and visual aids can be used in various locations across the country? Puppet, graph, pamphlet या फिर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑडियो एंड विजुअल एड्स, यानी कि दोनों दृश्य और श्रव्य, जो दोनों ही सामग्री जिसमें आ जाते हैं, तो वो आपका पपेट होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरी कंट्री में जो है इनका यूज किया जाता है, ठीक है। पूरी कंट्रियों में अगर ऑडियो विजुअल यानी कि जिसमें कि दृश्य देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जो कि देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, तो वह है आपकी कठपुतली यानी कि पपेट।
फिर 25 क्वेश्चन निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल फाइबर? ग्लास, एस्बेस्टस, नायलॉन या फिर एसीटेट। ओके, तो यहाँ पर मिनरल फाइबर बोला गया है, लेकिन अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नहीं कहा गया है नेचुरल या फिर सिंथेटिक, मतलब मैन मेड या फिर नेचुरल, ये नहीं पूछा गया, सिर्फ मिनरल फाइबर बोला गया है। बट चूंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो इन्होंने आंसर दिया है वो है एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस जो होता है वो नेचुरल मिनरल फाइबर होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक खनिज रेशा होता है, नेचुरल मिनरल फाइबर है। ओके, चूंकि पूछा नहीं गया, लेकिन यहाँ पर ये नेचुरल होता है। और अगर हम बात करें ग्लास, तो ये मैन मेड मिनरल फाइबर होता है। ग्लास ये मैन मेड मिनरल फाइबर है, क्योंकि यहां पर इनको मेंशन करना चाहिए था मैन मेड या फिर नेचुरल। ओके, तो ग्लास जो है मैन मेड मिनरल फाइबर है, एस्बेस्टस आपका नेचुरल मिनरल फाइबर हो गया, और जो नायलॉन है ये मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है केमिकल प्रोसेस के द्वारा। और जो एसीटेट है ये मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर है, मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर है। ठीक है, यानी कि मैन मेड तो है, लेकिन इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो सेलुलोज यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो राइट आंसर है वो है एस्बेस्टस, ये नेचुरल मिनरल फाइबर होता है, जबकि ये सब सारे के सारे मैन मेड है, लेकिन ये मिनरल है, ये सिंथेटिक है, और ये सेलुलोजिक फाइबर है। ओके, चलिए यहीं पर फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, जो हमने समझाया है, अगर आपको समझ में आया हो, देन आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थोड़ा सा भी अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।